तुम्हें पता होगा कि मैं कुछ टाइम से अपने चैनल पे एनिमेस के साथ डिस्टर्बिंग मांगास भी कवर कर रहा हूँ, जिन्हें तुम में से काफी लोगों ने मेरे कवर करने के बाद पढ़ा भी होगा। एंड जब तुमने इन मांगास को पढ़ा होगा तो तुम्हें इन मांगास में काफी सारे ग्रूसम और डिस्टर्बिंग सीन्स देखने को मिले होंगे, जिन्हें मोस्ट ऑफ द पीपल हैंडल नहीं कर पाते हैं। बट आज जो मेरे पास मांगा है ना, उसमें तुम्हें डिस्टर्बिंग और ग्रूसम सीन्स काफी कम देखने को मिलेंगे, लेकिन जितना ज्यादा तुम इस मांगा की स्टोरी में डीप जाते जाओगे उतना ज्यादा ये मांगा तुम्हें वियर्ड और अनकंफर्टेबल फील कराएगी। इससे इवेंचुअली ये मांगा तुम्हें डिस्टर्बिंग लगने लगेगी। स्टोरी शुरू होती है एक रेस्टोरेंट से, जहां हमारा मेन कैरेक्टर आई और उसका बेस्ट फ्रेंड काजू लंच कर रहे होते हैं। और आई को इस रेस्टोरेंट के चिकन नगेट्स काफी ज्यादा पसंद होते हैं। वो जब भी यहाँ पर आता है हमेशा इन्हें ऑर्डर करता है। ऐसे ही एक दिन लंच करके आई और काजू बस से अपने घर जा रहे होते हैं, बट वो आज अपने घर कभी पहुंच नहीं पाते क्योंकि अचानक से बस में जितने भी लोग होते हैं वो सभी बेहोश हो जाते हैं। आगे आई को होश आता है और वो अपने आप को एक फैक्ट्री में पाता है, जहां उसके आसपास वो काफी सारे ह्यूमन बॉडीज को देखता है, जिनमें से कुछ बॉडीज को दूसरे ही ह्यूमन बीच में से काट रहे होते हैं। ये सब देख के आई काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी वो बंदा जो आई और बाकी पकड़े गए ह्यूमंस को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, वो आई को बोलता है कि वो इस फैसिलिटी से एस्केप नहीं कर पाएगा, तो ही बेटर प्रिपेयर हिमसेल्फ। इस बात को सुन के आई उस बंदे से पूछता है कि क्या मतलब प्रिपेयर माई सेल्फ, और ये कौन सी जगह है और क्या हम अब भी जापान में हैं। वो बंदा बोलता है यू आर टाइप 2। एंड इतने में एक दूसरा बंदा रोड जैसी नुकीली चीज से आई को ग्रैब करता है और उसे घसीटते हुए एक अंडरग्राउंड रूम में फेंक देता है। आई इस रूम में काफी सारे फैट पीपल को देखता है जो पाइप्स में से किसी तरह के लिक्विड को पी रहे होते हैं। आई ये सब देख के काफी ज्यादा डर जाता है और वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। और आई इन सभी लोगों के बीच में अपने बेस्ट फ्रेंड काजू को देखता है। आई काजू से पूछता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और वो लोग कहाँ पर है, बट काजू बोलता है वो सब छोड़ो, वोंट यू ड्रिंक, ये काफी टेस्टी है। ये बात सुन के आई भी इस लिक्विड को ड्रिंक करने ही वाला होता है कि इतने में आई को कोई पीछे से ग्रैब कर लेता है। इस बंदे का नाम नात्सुने है। नात्सुने बताता है कि अगर आई इस लिक्विड को ड्रिंक कर लेता तो वो भी बाकियों की तरह अपना माइंड लूज कर देता। आगे नात्सुने आई से उसका फोन मांगता है और बोलता है कि अगर तूने मुझे नहीं बताया कि बाहर क्या हो रहा है तो मैं तेरी गर्दन मोड़ दूंगा। इस बात को सुन के आई को लगता है कि वो यहाँ पे मरने ही वाला है कि तभी यहाँ पर एक और बंदा आता है जो नात्सुने को ऐसा करने से रोक देता है। इस बंदे का नाम यामाबेकी है, पर मैं इसे यामा बुलाऊंगा। यामा आई को बोलता है कि नात्सुने उसे बस कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि काफी समय से वो ऐसा करने में अनेबल था। आगे यामा ये भी बताता है कि वो और नात्सु एग्जैक्टली 3 दिन से इस फैसिलिटी में है, जिसके कारण बाहर आखिर क्या चल रहा है इन्हें नहीं पता। भाई यामा से पूछता है कि वो लोग कहाँ पर हैं, जिस पर यामा बोलता है कि वो लोग एग्जैक्टली एक ह्यूमन ब्रीडिंग फैसिलिटी में है, जहाँ ये लोग बाहर से कुछ ह्यूमंस को यहाँ लाकर उन्हें फैटन करते हैं ताकि वो इन फैटन पीपल को दूसरों को फीड कर सके। नाओ ये बात मानने से इनकार कर देता है और डोर पीटने लगता है। नात्सु उसे रोकता है, पर इतने में काफी देर हो जाती है और वो डोर खुलने लगता है। नात्सु ऐसे कहता है कि अगर तुझे मरना नहीं है तो ऐसा प्रिटेंड करके तू इस फ्लूइड को पी रहा है एंड चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मत मुड़ना। आई बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो लिक्विड पीने की एक्टिंग करता है एंड तभी हम आई के पीछे एक जाइंट क्रीचर को देखते हैं। वो क्रीचर आई के सामने एक पर्सन को बीच में काट देता है एंड ये सब तो बस शुरुआत है। वो क्रीचर और भी काफी सारे लोगों को मारता है और ऐसा करने के बाद वो वहां से चला जाता है। उस क्रीचर के जाते ही 2 वर्कर इस रूम की सफाई करने के लिए आते हैं, जिन पे नात्सु और यामा अटैक कर देते हैं और उन्हें लिक्विड पिला देते हैं। इसके बाद ये दोनों वर्कर्स के क्लोथ में चेंज कर लेते हैं। नात्सु, यामा, आई एंड काजू ये चारों इस रूम से एस्केप कर लेते हैं, बट ये चारों सिर्फ इस रूम से एस्केप करते हैं, ना कि इस फैसिलिटी से। इवेंचुअली यहाँ पर और वर्कर्स आ जाते हैं जो कुछ लोगों को कहीं और ले जा रहे होते हैं एंड अपनी गैंग भी इन्हें ज्वाइन कर लेती है। बट ये लोग इन लोगों के साथ जाकर कुछ ऐसा देखते हैं जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। इस फैसिलिटी में इन लोगों ने काफी सारी गर्ल्स को एक प्रिजन टाइप प्लेस में बंद कर रखा होता है और ये लोग इन गर्ल्स को अजीब तरह की मेडिसिन और ड्रग्स देके उनका माइंड ब्रेक करके उनसे फोर्सफुली रिप्रोड्यूस करवाते हैं। साथ ये भी बताते हैं कि ये इन्हें एक और तरह का ड्रग्स देते हैं जिनसे ये गर्ल एक बार में 3 से 4 बच्चे रिप्रोड्यूस करती हैं। लाइक ये चीज मांगा में इतने फक्ड अप तरीके से एक्सप्लेन की गई है कि तुम इस मांगा को पढ़ने के बाद ही चीज को समझ पाओगे। अभी चीज को देख के आई और नात्सु ट्रिगर हो जाते हैं और वो इन वर्कर्स पे अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ यह माइंड में से एक वर्कर को प्रिजन में फेंक देता है और दूसरे वर्कर को इन्हीं का ड्रग इंजेक्ट कर देता है और इसके बाद जो होता है वो बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। बट तभी एक गर्ल प्रिजन से बाहर आ जाती है और वो अपने हाथों में अपनी बेबी की डेड बॉडी को होल्ड कर रही होती है। वो इन लोगों के पास आती है और बोलती है होल्ड माय बेबी, तुम हमेशा से एक बेबी चाहते थे और तुमने प्रॉमिस किया था कि बेबी के होने के बाद हम तीनों अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। लाइक ये सीन देख के मुझे काफी सैड फील होता है। अभी चीज को देख के नात्सु इस लड़की के पास आता है, उसे होल्ड करता
होता है उसे अप्रिशिएट करता है उसके हार्डवर्क के लिए और उसे किस करता है एंड फाइनली उसे उसकी सफरिंग से फ्री कर देता है। ऑल्सो नात्सु उसके लिए प्रे भी करता है, जिसे देख के आई काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये नात्सु किस टाइप का पर्सन है। आगे ये लोग यहाँ से निकलने का प्लान सोचते हैं बट नात्सु डिसाइड करता है कि वो यहीं पर रुकेगा क्योंकि उसे यहाँ कुछ काम करना है। एंड यामा भी नात्सु के साथ रुकने का डिसाइड करता है बट जिस वे में यामा ये बात बोलता है और जैसे एक्ट करता है वो मुझे देखने में काफी वियर्ड सा लगता है। आगे हमारी गैंग एक रूम में जाती है जहाँ इन्हें काफी सारे वियर्ड सेल्स देखने को मिलते हैं और इन लोगों को इन सेल्स के ऊपर मॉनिटर्स देखने को मिलते हैं जिनमें डिफरेंट लैंग्वेजेस में कुछ लिखा होता है। अब ये लोग इस चीज को समझे इतने में यहाँ पर वर्कर्स आ जाते हैं जिनसे बचते हुए ये लोग एक क्लोजेट में जाकर छिप जाते हैं। नाउ ये सभी लोग इन वर्कर्स को इन सेल्स की केयर करते हुए देखते हैं बट ध्यान से देखने पे ये लोग रियलाइज करते हैं कि ये सभी वर्कर्स इन सेल्स को क्लीन करते हुए काफी डरे हुए दिखते हैं। अभी एक वर्कर से बाल्टी गिर जाती है जिसके साउंड से इनमें से एक सेल ब्रेक होने लगता है जिसे देख के ये सभी काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। बट भागते हुए इनमें से एक वर्कर इस रूम के गेट को बंद कर देता है जिससे कुछ लोग अंदर ही फंस जाते हैं। ये लोग गेट खोलने की कोशिश करते हैं कि तभी दो बड़े हाथ आते हैं जो इनमें से एक वर्कर की स्किन को टोन आउट कर देते हैं। जस्ट लुक एट दिस पैनल, ये हाथ एक जाइंट क्रीचर के होते हैं जो स्किन टोन करे हुए बंदे को खा जाता है। ब्रो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। और एक क्रीचर एक एक करके इस रूम में बंद सभी लोगों को काफी ब्रूटली मार देता है। एंड इस टेरिफाइंग सीन को देख के हमारी गैंग इस क्रीचर के जाने तक क्लोजेट में छिपे रहने का डिसाइड करते हैं बट तभी यामा का पेट ग्रम्बल करता है और ये क्रीचर इसे सुन लेता है। वो क्लोजेट के पास आता है, उसका गेट तोड़ता है बट सरप्राइजिंगली हमारी गैंग उस क्लोजेट से गायब हो जाती है। एक्चुअली ये लोग एक रूम में आ जाते हैं। अब ये लोग इस रूम में कैसे आते हैं वो हमें आगे पता चलता है। फिलहाल आई नात्सु और यामा को दीवार से उल्टा लटकता हुआ देखता है तो वो इनकी मदद करने के लिए जाता है पर तभी आई अपने पीछे एक अजीब से क्रीचर को देखता है जो आई की तरफ आ रहा होता है। आई उस क्रीचर से डर के भागने लगता है बट वो भी नात्सु और यामा की तरह एक ट्रैप में फंस जाता है। एंड बाय द वे ये कोई क्रीचर नहीं है बल्कि एक ह्यूमन है जिसका नाम है ओगुरा, पर मैं इसे उगा-चान बुलाऊंगा। आगे ओगो-चान इन लोगों को नीचे उतारता है और फिर इन्हें मीट ऑफर करता है जिसे हमारी गैंग एंजॉय करती है। बट मीट खाने के बाद ये बंदा हमारी गैंग से बोलता है कि अब तुम मुझे 2 टाइम्स ओ करते हो। अब वो कैसे? वेल फर्स्ट तो इन लोगों की जान बचाने के लिए एक्चुअली ओगा-चान ने ही हमारी गैंग के क्लोजेट के पीछे की बैक ओपन की थी जिससे ये लोग इस रूम में आ गए थे। और सेकंड इन लोगों को मीट खिलाने के लिए आगे आई ओगा-चान से पूछता है कि वो कितने टाइम से यहाँ पर रह रहा है, जिस पे ओगा-चान बोलता है कि उसे ये तो याद नहीं कि वो यहाँ पे कितने टाइम से है बट उसे ये जरूर याद है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। यहाँ से हम लोग पास्ट में जाते हैं जहाँ ओगो-चान हमें बताता है कि वो इस फैसिलिटी में एज एम्प्लॉय बन के आया था ताकि वो इस फैसिलिटी के रिगार्डिंग रूमर्स को अनकवर कर सके। ओगो-चान बताता है कि इस फैसिलिटी में वर्कर्स के गायब होने और अजीब से लाइफ फॉर्म देखे जाने के रूमर्स हैं जिन्हें डिस्कवर करके वो उनके ऊपर बुक लिख के उन्हें सबके सामने लाना चाहता है और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बनना चाहता है। बट सुन इनफ ओगो-चान रियलाइज करता है कि इस फैसिलिटी में आना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। आगे इन लोगों का यहाँ काफी बेहतरीन तरीके से वेलकम किया जाता है, इन लोगों को काफी अच्छा फूड ऑफर किया जाता है और साथ ही इन्हें ये भी कहा जाता है कि इन लोगों को यहाँ किसी भी तरह का ओवर टाइम भी नहीं करना पड़ेगा, जिसे देख के ओगो-चान को काफी सस्पिशियस फील होता है क्योंकि ऐसा तो किसी भी वर्क में नहीं होता। एंड सुन इनफ ओगा-चान की ये फीलिंग सच हो जाती है। सीनियर वर्कर इन लोगों को बॉडीज को डिसमेंटल करने का काम देता है जिसे करने के लिए ऑब्वियसली ये लोग मना कर देते हैं बट वो वर्कर इन्हें कहता है कि अगर ये लोग ये काम नहीं करते हैं तो जो सैलरी और बोनस इन्हें प्रॉमिस की गई है वो इन्हें नहीं मिलेगी। और फिर क्या ये लोग इन बॉडीज को डिसमेंटल करना शुरू कर देते हैं। बट सरप्राइज की बात ये है कि इन लोगों को अपना फियर ओवरकम करने में सिर्फ 2 से 3 दिन लगते हैं, जिसे देख के ओगो-चान हैरान हो जाता है। वैसे ही एक दिन जब ये लोग बॉडीज को डिसमेंटल कर रहे होते हैं उस टाइम वो सीनियर वर्कर ओगो-चान के पास आता है और वो ओगो-चान से उसी रूम को क्लीन करने के लिए हेल्प मांगता है जिस रूम में हमारी गैंग शुरुआत में फंसी होती है। जब ओगो-चान उस रूम में जाता है और उस रूम की चीजों को देखता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागने लगता है और भागते भागते सीलिंग में जाकर छिप जाता है जहाँ पे ये लोग अभी छिपे हुए हैं। अब आगे इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है रिगार्डिंग दिस फैसिलिटी और इस कन्वर्सेशन में नात्सु ओगो-चान से पूछता है कि ये क्रीचर या मैन ईटर इतने ज्यादा डेंजरस है तो फिर ये लोग इन्हें यहाँ रेज क्यों कर रहे हैं। इस बात को सुनते ही ओगो-चान हंसने लगता है और कहता है कि तुम सब इन सब चीजों को बैकवर्डली समझ रहे हो। ओगो-चान बताता है कि जब वो इस सीलिंग में रहने आया तो जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया वो था इस फैसिलिटी का साइज और इसकी अनबिलीवेबल साइड जो उसने देखी। बट इन सब के अलावा जिस चीज ने ओगो-चान को और भी ज्यादा सरप्राइज किया वो था थ्रोन रूम। ओगो-चान बोलता है कि इस फैसिलिटी के अंदर एक थ्रोन रूम है जो कि 4 बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा है और उसने इस थ्रोन रूम में कुछ ऐसा देखा है जिसे देख के वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। थ्रोन रूम में ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं और इन ग्रुप ऑफ पीपल में जापान का प्राइम मिनिस्टर, चीफ कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होते हैं। तो इस थ्रोन रूम में आकर एक मॉन्स्टर के सामने बो डाउन करते हैं। उस चीज को देख के ओगो-चान बोलता है कि ह्यूमंस इन मॉन्स्टर्स को अपने बेनिफिट के लिए रेज नहीं कर रहे बल्कि ये मॉन्स्टर्स ह्यूमंस को अपने बेनिफिट के लिए रेज कर रहे हैं। विद दिस हमारी स्टारविंग एनोनिमस की 8 चैप्टर की स्टोरी एंड होती है। इस मांगा में टोटल
62 चैप्टर्स हैं, जिनमें से मैंने 8 चैप्टर की स्टोरी तुम लोगों को एक्सप्लेन की है। बट अगर तुम्हें ये मांगा पूरी पढ़नी है तो तुम जाकर पढ़ सकते हो। मैंने सोचा मैं कंप्लीट कवर करूंगा, बट इस मांगा में आगे कुछ ऐसे वियर्ड और अजीब से सीन है जो मुझे लगा ठीक नहीं होंगे कवर करने, इसलिए मैंने सिर्फ 8 चैप्टर तक कवर की। बाय द वे शाउट आउट टू विमल दत्त जिसने मुझे मांगा सजेस्ट की। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।